Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And the topic that we are going to study today is ट्रांसिशन एंड इनर ट्रांसिशन एलिमेंट। ये टॉपिक नंबर 8 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 और आज हम इस टॉपिक का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। यदि आपने ये टॉपिक से रिलेटेड जो मेन टॉपिक ये टॉपिक्स से रिलेटेड जो मेन वीडियोस हैं यदि वो आपने मिस कर दिए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे वो वीडियोस देख सकते हो। आज हम क्विक रिवीजन सीरीज में इस वीडियो को देखेंगे जिसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो डिलीटेड पार्ट को छोड़ के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब हम कवर करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ लाइव बनी हुई हूं। नीचे लाइव चैट में आप मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हो इस टॉपिक से या केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डाउट, जिसे मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगी। और हम लाइव सेशन शुरू करने वाले हैं जल्दी। मैं इन्फॉर्म कर दूंगी आपको कब है लाइव क्लास, तो आप मेरे साथ फिर उस क्लास में लाइव बने रह सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के साथ। तो पहले हम देखेंगे ट्रांसिशन एलिमेंट्स और फिर कवर करेंगे इनर ट्रांसिशन एलिमेंट्स। सो ट्रांसिशन एलिमेंट्स, इनका पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में? तो ट्रांसिशन एलिमेंट्स जो है वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ एस है, यहाँ पे P है, उसके बीच में ये पूरा सीरीज जो है वो है ट्रांसिशन एलिमेंट्स। और उनका जो पीरियड है वो है पीरियड 4 टू पीरियड 7 और वो ग्रुप 3 टू 12 को बिलोंग करते हैं। तो ट्रांसिशन मेटल्स जो हैं वो पीरियड 4 टू 7 और ग्रुप 3 से 12 को बिलोंग करते हैं। प्लेस्ड है बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनकी जो सीरीज है जो 4th पीरियड वाला है वो है 3D सीरीज, जो 5th पीरियड को बिलोंग करता है वो 4D सीरीज, जो 6th पीरियड को 5D सीरीज और जो 7th पीरियड को है वो 6D सीरीज। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांसिशन मेटल्स, ये ट्रांसिशन एलिमेंट्स। तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d1 to 10 ns1 to 2। तो ये है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट जो 3D सीरीज मतलब 4th पीरियड के जो एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन 3D 1 to 10 4s2। जो 5th पीरियड को बिलोंग करते हैं दैट इज 4D सीरीज, उनका है क्रिप्टॉन 4D 1 to 10 4s 5s0 to 2। जो 6th पीरियड है दैट इज 5D सीरीज, उनका है जियोन 5D 1 to 10 6s2। और नेक्स्ट है जो 7th पीरियड को बिलोंग करता है वो 6D सीरीज दैट इज रेडॉन 6D 1 to 10 4 7s2। तो ये है उनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट का और ये हर एक सीरीज का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 3D सीरीज। ठीक है, 3D सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको ये याद रखना होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 9 के लिए भी यूजफुल है। तो उनका जो है वो है सिंबल्स स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। उनके एटॉमिक नंबर शुरू होते हैं 21 to 30। अब उनके जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4s में आप दो इलेक्ट्रॉन सब जगह भर दीजिए। ये देखिए 4s में दो इलेक्ट्रॉन है और 3D में जो है 1 से शुरू करके 10 तक ले जाइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एक्सपेक्टेड है। बट अब यहां जो है एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर दोनों CC एक्सपेक्टेड से अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन 3d5 4s1 और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन 3d10 4s1। तो कॉपर और क्रोमियम ये दोनों एक्सपेक्टेड से अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना d ऑर्बिटल जो है क्रोमियम में हाफ फिल्ड और कॉपर में कंप्लीटली फिल्ड रखना है, जिससे उनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेंड होगी। इसलिए याद रखिए क्रोमियम और कॉपर जो है वो अनएक्सेप्टेड
जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं और बाकी सब नॉर्मल एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। यदि आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले उनके 4s ऑर्बिटल से, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने का 4s1 बचेगा और वो बन जाएगा m प्लस, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट +1। आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले 4s से, तो वो बन जाएगा m2 प्लस, दैट इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सो ऑन। तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा वो जो है आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाएगा। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा 3d और 4s में उतना ज्यादा वो दिखाएगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप देख सकते हैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो मिडल वाले एलिमेंट्स हैं जैसे कि मैग्नीज, आयरन, ठीक है, क्रोमियम, ये सब जो है बहुत सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7 जो दिखाता है मैग्नीज। तो आपको याद रखना है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मैग्नीज सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +7 इन KMnO4, ठीक है, और बाकी सब भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना ज्यादा वो वेरिएशन दिखाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में। बट यहाँ पे स्टिल याद रखें जो आप देख सकते हो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे ट्रांजिशन सीरीज में, ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं मेटल्स, तो याद रखना है सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, मेटल। और ऑफ कोर्स वो मेटल्स है तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल दिखाएंगे। तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और एलॉय फॉर्म करते हैं दूसरे मेटल्स के साथ। ये सारे के सारे मेटल्स हैं, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। याद रखें जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड मैग्नीज इनको छोड़ के बाकी सब जो है वो वेरिएबल स्ट्रक्चर सिखाते हैं एट एम्बिडेंट टेम्परेचर। ये भी बात साथ साथ याद रखना है यहाँ पे कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी जो है वो ट्रू ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते, ठीक है। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ट्रू ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, वो ट्रांजिशन सीरीज में ही है बट दे आर नॉट ट्रू ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ऑल ट्रांजिशन मेटल्स जो है एक्सेप्ट फॉर अगेन जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी सारे के सारे हार्ड होते हैं एंड हैव लो वॉलेटिलिटी, ठीक है। ये सब के सबको हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है क्योंकि वो सारे के सारे मेटल्स हैं। नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो याद रखें जैसे जैसे आप ट्रांजिशन सीरीज में ग्रुप 3 से ग्रुप 12 की तरफ मूव करोगे, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब फॉर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में यदि आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो और सारे मेटल्स का लेफ्ट से राइट तक आप सेम ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर कर रहे हो, तो उस केस में जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयोनिक रेडियाई भी डिक्रीज होगा, ठीक है। फॉर अब याद रखें यदि आप सिर्फ एक ही मेटल को कंसीडर कर रहे हो जो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है, तो उस केस में भी जैसे जैसे आप M2 प्लस से M3 प्लस पे मूव करोगे तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा। तो 3 केसेस देखें, एक नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए, यदि आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नॉर्मली ट्रांजिशन मेटल्स के लिए लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑफ कोर्स क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन तो सेम शेल में जा रहा है, इसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, शेल नहीं इंक्रीज हो रहा, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या कर रहा है, वो लास्ट शेल के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ पुल कर रहा है। फर्स्ट वाले एलिमेंट के केस में जो लेफ्ट साइड में है उसमें पुलिंग ज्यादा नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम है, पर जैसे जैसे आप मूव करोगे राइट साइड पे वैसे वैसे पुलिंग इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लास्ट ऑर्बिटल है वो और भी न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा और एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा। सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के जो यदि आप बहुत सारे मेटल्स कंसीडर करो विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, तभी भी आयोनिक रेडियाई लेफ्ट से राइट में डिक्रीज होता है। बट
यदि आप सेम मेटल को कंसीडर करो इन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट, तभी भी यदि आप M2+ से M3+ पे मूव करो, मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ेगा तो आयोनिक रेडियस डिक्रीज होगा। यदि आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, वो भी फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से निकालने वाली एनर्जी की, तो जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो ऑब्वियसली जो है वो कम है एज कंपेयर टू थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल से। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल है वो रिस्पॉन्सिबल है मेटालिक कैरेक्टर देने को ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है इस चैप्टर का। तो जो कंपाउंड्स हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो जो भी सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं, तो उन्हें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, जो भी सब्सटेंस है यदि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो पैरामैग्नेटिक है। यदि वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद रिपेल होंगे, दूर चले जाएंगे, तो वो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और यदि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, मतलब बहुत जल्दी से खिंचाव हो जाएगा उनको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो वो फेरोमैग्नेटिक है। तो फेरोमैग्नेटिक मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, और डाईमैग्नेटिक रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। यदि स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो कैलकुलेट होता है म्यू इक्वल्स टू √n+2 bm, जहां n मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, m मतलब होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, m ये म्यू है। ठीक है, म्यू इज मैग्नेटिक मूवमेंट इन बोर मैग्नेटॉन। यदि यहाँ पे आपको कभी प्रॉब्लम पूछा जाए इस फॉर्मूला से रिलेटेड, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पूछा है उन्होंने स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए डाइवैलेंट कैटायन, डाइवैलेंट मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के कैटायन विद एटॉमिक नंबर 25। एटॉमिक नंबर 25 है, मतलब उसमें 25 इलेक्ट्रॉन्स है, बट आप डाइवैलेंट कैटायन कंसीडर कर रहे हो, इसलिए आपको इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करने होंगे, तो अब वो 23 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 23 इलेक्ट्रॉन को आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है, तो हो जाएगा आर्गॉन 3d5 4s0, क्योंकि 23 इलेक्ट्रॉन्स का आपको दिखाना है ना, तो आर्गॉन 18 + 5 हो गया 23। तो इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन को आप 5 3d इसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 4s एम्प्टी रहेगा। अब यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसलिए n हो गया 5। अब आप अपने फॉर्मूले में डाल दीजिए, आपका फॉर्मूला था म्यू इक्वल्स टू √n+2, करेक्ट। ये आपका फॉर्मूला था, n तो 5 है इसलिए √5, 5 + 2, इसको कैलकुलेट कीजिए तो हो जाएगा 5.92 bm। नेक्स्ट, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स कलर्स दिखाते हैं बिकॉज ऑफ 3 प्रॉपर्टीज। पहला है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। ये प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां dd ट्रांजिशन होता है। ये dd ट्रांजिशन या फिर ये जो एनर्जी का डिफरेंस वो कैसे होता है, क्योंकि नेचर ऑफ लिगैंड अटैच्ड टू मेटल आयन एंड नेक्स्ट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय मेटल आयन। तो ये 4 रीजंस की वजह से ट्रांजिशन मेटल्स जो है कलर दिखाते हैं। पहला प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, दूसरा dd ट्रांजिशन, तीसरा नेचर ऑफ लिगैंड जो अटैच है मेटल आयन को, और चौथा ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय मेटल आयन। तो याद रखें जो 5 डी सबशेल होते हैं, तो आपके 5 डी सबशेल कौन से है, dxy, dyz, dxz, करेक्ट, dxz2, dx2y2। तो ये पांचों ने एक ही एनर्जी लेवल पे होते हैं। पर जैसे ही ये मेटल, ये नॉर्मल मेटल के लिए, बट जैसे ये मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है दूसरे लिगैंड के साथ, तब इनका जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, करेक्ट, वो हो जाता है T2G एंड EG में। अब क्या होता है, सपोज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा T2G से EG में। जंप करते वक्त उसको एनर्जी चाहिए, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसका जो अपोजिट है वो एनर्जी ट्रांसमिट होगा।
और वो कलर दिखेगा। तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन ने जंप होते वक्त रेड कलर की वेवलेंथ का एनर्जी एब्जॉर्व किया, तो ट्रांसमिट करेगा ब्लू कलर का वेवलेंथ का एनर्जी, और हमें वो कंपाउंड ब्लू दिखेगा। तो इस तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर दिखाते हैं। नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो वेरी गुड होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं, बिकॉज उनमें एक एबिलिटी होती है पार्टिसिपेट करने के लिए इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप्स। ठीक है, ये स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व करता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयंस। ठीक है, मतलब ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा पाते हैं, और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजह से वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन, और इसलिए बहुत गुड कैटलिस्ट होते हैं। यदि बात करें कौन से मेटल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं एज अ कैटलिस्ट, तो है आयरन, कोबाल्ट, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, क्रोमियम। ये सबसे ज्यादा कैटलिस्ट के रूप में पाए जाने वाले मेटल्स हैं। ये जो है कैटलिस्ट वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स है कैटालिसिस के, तो है MnO2 जो एक्ट करता है एज कैटलिस्ट इन डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। फिर अमोनिया के जो मैन्युफैक्चर का प्रोसेस है जिसे हार्बर प्रोसेस कहते हैं, उसमें मोलिब्डेनम ऑफ आयरन यूज होता है एज कैटलिस्ट। कोबाल्ट और थोरियम के एलॉय यूज किए जाते हैं फिशर ट्रोपस प्रोसेस में फॉर सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन। जो फाइनली डिवाइडेड निकेल है वो यूज होता है फॉर रिडक्शन ऑफ हीटेड ऑक्साइड इन हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपको यदि इथीन या अल्कीन को रिड्यूस करना है अल्केन में, तो याद रखें अल्कीन को यदि रिड्यूस करना है अल्केन में, तो फिर जनरली यहां पे जो कैटलिस्ट होता है, हेट्रोजीनियस जो कैटलिस्ट होता है, वो ट्रांजिशन मेटल ही होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2 गैस। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिनल कंपाउंड्स। तो इंटरस्टिनल कंपाउंड क्या होते हैं? जो स्मॉल एटम्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन ट्रैप हो जाते हैं इन इंटरस्टिनल स्पेस ऑफ क्रिस्टल लैटिस, और इन कंपाउंड्स को कहते हैं इंटरस्टिनल कंपाउंड। तो सपोज ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल लैटिस हैं आपके पास, और इन क्रिस्टल लैटिस में अचानक छोटे वाले एटम्स यहाँ पे कैद हो गए, जैसे कि हाइड्रोजन भी या कार्बन या नाइट्रोजन कोई भी ऐसे कैद हो गया बीच बीच में, तो उसे क्या कहेंगे? ये पूरे कंपाउंड का इंटरस्टिनल कंपाउंड। स्टील एंड कास्ट आयरन जो है वो सबसे कॉमन एग्जांपल है इंटरस्टिनल कंपाउंड का ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो ये जो छोटा वाला जो कैप्चर्ड कंपाउंड होता है वो कार्बन है स्टील के एग्जांपल में, और ये जो बड़े एटम्स है वो आयरन है। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज है इंटरस्टिनल कंपाउंड को ये है कि इंटरस्टिनल कंपाउंड हार्ड हो जाते हैं क्योंकि उनके इंटरस्टिनल स्पेसेस भी फिल हो गए, और वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इंटरस्टिनल कंपाउंड में भले ही छोटे एटम्स कैप्चर हो गए, फिर भी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो पेरेंट मेटल के जैसे ही होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और भी इंक्रीज हो जाते हैं देन प्योर मेटल्स, उनके डेंसिटी पर घट जाता है देन प्योर मेटल। जो मेटेलिक कार्बाइड्स है इन इंटरस्टिनल कंपाउंड्स के, वो केमिकली इनर्ट होते हैं और इतने हार्ड होते हैं, मतलब डायमंड के जितने हार्ड होते हैं, ऐसे कहते हैं डायमंड इज हार्डेस्ट, तो उससे भी ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। और हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स यूज होते हैं एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो बहुत सारे एलॉयज फॉर्म करते हैं। तो स्पेशली दो टाइप ऑफ एलॉय फॉर्म करते हैं। पहला है फेरस एलॉय, दूसरा है नॉन फेरस एलॉय। फेरस स्टैंड्स फॉर आयरन। यदि आपके एलॉय में आयरन प्रेजेंट है तो हुआ फेरस एलॉय। इफ योर एलॉय डज नॉट हैव आयरन तो हुआ नॉन फेरस एलॉय। तो फेरस एलॉय में एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन एटम्स ऑफ आयरन, और उसे कहेंगे फेरस एलॉय। यहां याद रखिए परसेंटेज ऑफ आयरन ऑब्वियसली ज्यादा होता है, इसलिए उसे फेरस एलॉय कहते हैं, जैसे कि निकल स्टील, क्रोमियम स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये सब फेरस एलॉय है क्योंकि आयरन की मात्रा ज्यादा है। उसके अलावा दूसरे एटम्स या एलिमेंट्स के जो है वो थोड़े से एटम्स प्रेजेंट है। दूसरा है नॉन फेरस एलॉय। नॉन फेरस एलॉय में क्या होता है? डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल अदर देन आयरन जो है वो प्रेजेंट होते हैं विथ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, तो उसे कहते हैं नॉन फेरस एलॉय। जैसे कि ब्रास,
जो एलॉय है कॉपर और जिंक का, ये नॉन फेरस एलॉय हुआ क्योंकि इसमें आयन प्रेजेंट नहीं है। अब यूजेस ऑफ एलॉय देखें तो जो ब्रॉन्ज है वो एलॉय है कॉपर और टीन का, वो बहुत टफ है, स्ट्रांग है, कोरोजन रेजिस्टेंट है और बहुत सारी चीजें जैसे स्टैच्यू, मेडल्स, ट्रॉफी बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है कुपरा निकल एलॉय, जो है कॉपर और निकल का एलॉय, ये यूज होता है मशीनरी पार्ट्स बनाने में। स्टेनलेस स्टील है नेक्स्ट एलॉय, जो यूज होता है फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वेरियस कंस्ट्रक्शन लाइक अल्ट्रा हाई स्पीड एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट है निक्रोम, जो एलॉय है निकल एंड क्रोमियम का और ये यूज होता है गैस टरबाइन इंजन बनाने में। नेक्स्ट है टिटेनियम एलॉय, जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर को जो है वो कंट्रोल कर सकता है, मतलब उसमें भी वो विथस्टैंड कर सकता है और इसलिए यूज होता है फायर प्रूफ बल्क हेड्स बनाने में या एग्जॉस्ट स्टॉर्ट्स बनाने में। नेक्स्ट है कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो कौन से कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स दिखाते हैं? तो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल होते हैं, इसलिए वो लस्ट्रस और शाइनिंग होते हैं, वो हार्ड होते हैं विथ हाई डेंसिटी, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो जो भी मेटल्स वाले प्रॉपर्टी ना आपको सब यहां लिखने हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। वो गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टर्स हैं, उनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेन और मेलिबिलिटी होता है, वो बहुत सारे एलॉयज फॉर्म कर सकते हैं विथ ट्रांजिशन एंड इवन विथ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। जो इनमें से बहुत सारे मेटल्स हैं वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो मेटल्स जो है यहाँ पे वो कैटलिस्ट की तरह यूज किए जाते हैं और वो इफिशिएंट कैटलिस्ट होते हैं। कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, वो वेरिएबल वैलेंसेस दिखाते हैं और इसकी वजह से वो कलर्ड सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं क्योंकि यहाँ पे डी ट्रांजिशन होता है और इस डी ट्रांजिशन की वजह से वो वेरियस कलर्स दिखाते हैं। वो वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, वो इनसॉल्युबल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं। आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक जो है वो बायोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट मेटल्स है क्योंकि आयरन जो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है तो वैसे ही बाकी सारे मेटल्स भी किधर ना किधर प्रेजेंट है और इसलिए बायोलॉजी में प्रेजेंट होने की वजह से ये एक बहुत अच्छे कैटलिस्ट है फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शंस टू। नेक्स्ट है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये एलिमेंट्स सेपरेटली प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल के नीचे दो ग्रुप में, ठीक है, सॉरी दो पीरियड में, ये सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट है। एक्चुअली ये जो दो पीरियड्स होते हैं वो एक्सटेंशन होते हैं 6th और 7th पीरियड्स के, तो सबसेट है 6th और 7th पीरियड के। एफ ऑर्बिटल जो है वो डी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्योंकि वो डी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन, इसलिए इसे कहते हैं इनर ट्रांजिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहे तो उनके प्रॉपर्टीज वेरी सिमिलर होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐड होते हैं एफ सब शेल में और वो प्लेस्ड होते हैं बिटवीन n-1d एंड ns ब्लॉक एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स, अब देखिए जो आपके ये दो है 6th और 7th सबसेट के पीरियड्स, तो जो पहला वाला 6th पीरियड सबसेट है पीरियोडिक टेबल के नीचे उसे लैंथेनाइड्स कहते हैं और जो 7th वाला है उसको एक्टिनॉइड्स कहते हैं। तो एक लैंथेनाइड्स हुआ, एक एक्टिनॉइड्स। तो पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स। तो लैंथेनाइड्स होते हैं सॉफ्ट मेटल, उनको होता है सिल्वरी व्हाइट कलर और उनकी मॉडरेट डेंसिटी होती है। कलर और ब्राइटनेस रिड्यूस होता है इनका जैसे जैसे वो एयर में एक्सपोज होते हैं। ये मेटल्स है इसलिए ऑफ कोर्स ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। लैंथेनाइड्स में सबके सब नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर है एक्सेप्ट फॉर प्रोमिथियम, ये याद रखें एक्सेप्शन। तो लैंथेनाइड्स में सबके सब नॉन रेडियो एक्टिव है एक्सेप्ट फॉर प्रोमिथियम। जो एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई है वो लेफ्ट से राइट मूव करोगे आप, ये सीरीज में लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो डिक्रीज होगा फ्रॉम लैंथेनम टू लुथेनियम, क्योंकि लैंथेनाइड शुरू होता है लैंथेनम से एंड होता है लुथेनियम में।
तो उनका जो लैंथेनम से लुथेनियम एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई डिक्रीज हो रहा है, जिसे हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। वो ज्यादातर वाटर के साथ बाइंड करते हैं और H2O के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली इन कंपाउंड्स का ग्रेटर देन 6 होता है, दैट इज 8, 9 अप टू 12। लैंथेनॉइड जो है वो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे गैडोलियम जो है फेरोमैग्नेटिक हो जाता है 16 डिग्री के बिलो। मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है जो ये लैंथेनॉइड्स के लार्जली डिपेंड करते हैं एनवायरनमेंट पे, मतलब उनका सराउंडिंग का केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें लैंथेनॉइड्स की, तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Xc 4f0 to 14, 5d0 to 2, 6s2। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो लैंथेनॉइड जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं विथ रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s सबशेल। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s सबशेल एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम d और f सबशेल। तो ज्यादातर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे? +3। बट अगेन देयर आर एक्सेप्शंस। लैंथेनॉइड्स कॉमनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, बट स्टिल +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने के लिए मिलता है। ऐसे केसेस में जहां F0, F7 एंड F14 के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं, जैसे सेरियम 4+ में एग्जिस्ट करता है जनरली, क्योंकि फिर F0 दैट इज हाईली स्टेबल, क्योंकि आपको पता है कोई भी ऑर्बिटल यदि एम्प्टी हो, हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो तो ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो यहां देख सकते हैं F0 एम्प्टी, F7 हाफ फिल्ड, F14 कंप्लीटली फिल्ड। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए +3 के अलावा भी दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखते हैं, जैसे सेरियम +4 दिखाएगा, यूरोपियम और Tb +4 और +2 दिखाएंगे फॉर गेटिंग F7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बाई भी 2+ दिखाएगा फॉर गेटिंग F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है कलर एंड स्पेक्ट्रा। तो कलर जो लैंथेनॉइड आयंस के होते हैं वो जनरली होते हैं ड्यू टू FF ट्रांजिशन, ठीक है, जहां पे वो कॉरस्पॉन्ड करते हैं एनर्जी फॉर विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। जो कलर है ऑफ आयंस हैविंग NF इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम एज दोज ऑफ 14 - NF इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखें, देखिए जो यहाँ पे NF इलेक्ट्रॉन है और 14- इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों के कलर जनरली सेम होते हैं। जैसे प्रोमिथियम 3+ वो ग्रीन कलर का है, ठीक है, एंड TM3+ वो भी ग्रीन कलर का है। तो जो NF है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 12। यहाँ पे NF इलेक्ट्रॉन 12 है और यहाँ पे N - F इलेक्ट्रॉन भी 12 है, तो दोनों सेम है, तो दोनों के कलर भी सेम है। सेम फॉर ND3+ एंड ER3+, दोनों भी पिंक है क्योंकि एक का NF और एक का NF 14 - NF दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट सेम है और इसलिए उनका कलर सेम है। नेक्स्ट है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया, दैट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे मैंने कहा है सीरीज में आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तो आप देखोगे डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, ठीक है। यहां पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट से इंक्रीज होता है, बट इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते हैं। सेम शेल में ऐड होने की वजह से, दैट इज सेम इनर 4f शेल में ऐड होने की वजह से, ये 4f शेल जो है वो पुअरली शील्डेड होता है, मतलब उसे ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट नहीं करता, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज इन पे ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है और ये न्यूक्लियर चार्ज इस शेल को अपनी तरफ और ज्यादा खींच लेता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है लेफ्ट से राइट, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इसलिए वो शेल को और ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे वो ज्यादा खिंचाव महसूस करने की वजह से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता जाता है और इसलिए लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है एक्टिनॉइड्स। तो ये है लास्ट रो एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ये बिगिन होता है थोरियम से, एंड होता है लॉरेशियम में। जो मोस्ट ऑफ दिस एलिमेंट्स एक्टिनॉइड्स है वो नेचर में नहीं मिलते, ये मैन मेड एलिमेंट्स है जनरली, और एक्टिनॉइड सारे के सारे जो है रेडियो एक्टिव है एंड जनरली दे आर मैन मेड। एक्टिनॉइड्स है लेस रिएक्टिव देन दी लैंथेनॉइड्स, जैसे कि दे रिएक्ट विथ हॉट बट नॉट कोल्ड वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। लैंथेनॉइड्स की तरह वो सिर्फ एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं फ्रॉम +2 to +8, बट स्टिल वो हाईली स्टेबल होते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में।
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एक्टिनोइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है रेडॉन 5f0214 6d022 7s2। जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे एक्टिनाइड सीरीज में भी सेम एज लैंथेनाइड्स, यहां लेफ्ट से राइट मूव करते वक्त यहां पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है या आयोनिक रेडियस डिक्रीज होता है और इसलिए इसे अब कहते हैं एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। अब आपको ये भी टेबल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स। तो पहला सिमिलरिटीज देखते हैं सारे। लैंथेनाइड और एक्टिनोइड दोनों भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। दोनों में भी जो है f ऑर्बिटल्स फिल होता है ग्रेजुअली। आयोनिक रेडियस जो है दोनों एलिमेंट्स में, लैंथेनाइड में भी एक्टिनाइड में भी, जो है डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, एटॉमिक और आयोनिक रेडियस डिक्रीज होगा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सारे एलिमेंट्स का इन बोथ द सीरीज वो लो है एंड दे आर हाईली रिएक्टिव। इनके जो नाइट्रेट्स, परक्लोरेट्स, सल्फेट, ऑल ऑफ दिस एलिमेंट, इनके सारे एलिमेंट्स के लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स के सारे एलिमेंट्स के नाइट्रेट्स, परक्लोरेट्स और सल्फेट सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, ठीक है। वो एलिमेंट सॉल्युबल होते हैं वाइल उनके हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड्स और कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होते हैं। याद रखें लैंथेनाइड, एक्टिनाइड्स के नाइट्रेट्स, परक्लोरेट्स, सल्फेट्स सॉल्युबल है बट हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड्स और कार्बोनेट उनके इनसॉल्युबल है। डिफरेंसेस की बात करें तो लैंथेनाइड्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 दिखाता है, +3 तो ऑफकोर्स उसका कॉमन है बट +4 दिखाता है। एक्टिनोइड्स में भी +3 कॉमन है बट उसके अलावा वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं फ्रॉम +3 to +7। लैंथेनाइड जो है वो कॉम्प्लेक्सेस नहीं फॉर्म करता बट एक्टिनाइड्स को बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने की, इसलिए एक्टिनाइड्स हाईली रिएक्टिव है देन लैंथेनाइड्स। ऑल लैंथेनाइड जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है एक्सेप्ट फॉर प्रोमीथियम बट सारे के सारे एक्टिनाइड्स जो है वो रेडियो एक्टिव है। लैंथेनाइड्स ऑक्सा कैटायंस नहीं फॉर्म करते बट एक्टिनाइड्स ऑक्सा कैटायंस फॉर्म करते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइड जो है वो कलरलेस इन नेचर है बट एक्टिनोइड्स कलर्ड आयंस फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन है प्री ट्रांजिशन मेटल्स, लैंथेनॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स में। ये भी एक इंपॉर्टेंट टेबल है। तो प्री ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वो एसेंशियली मोनोवैलेंट होते हैं। लैंथेनॉइड्स एसेंशियली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं, एक्सेप्शंस है +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ट्रांजिशन मेटल्स तो बहुत सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। प्री ट्रांजिशन मेटल्स में पीरियोडिक ट्रेस जो है वो ज्यादातर डोमिनेट होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लैंथेनॉइड्स में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दिखता है Ln3+ के लिए। ट्रांजिशन मेटल्स में साइज चेंज होता है ऑफ Mn+ लेस मार्क्ड। प्री ट्रांजिशन मेटल्स में सिमिलर प्रॉपर्टीज फॉर गिवन ग्रुप होता है, एक ग्रुप में एक जैसा प्रॉपर्टी है। लैंथेनॉइड में भी एक ग्रुप में एक जैसे प्रॉपर्टीज है पर ट्रांजिशन मेटल्स में प्रॉपर्टीज में स्लाइट चेंजेस दिखते हैं। प्री ट्रांजिशन मेटल्स ऑलवेज हार्ड होते हैं क्योंकि वो मेटल्स है। लैंथेनॉइड्स भी ऑलवेज हार्ड है बट ट्रांजिशन मेटल्स हेवियर मेटल्स होते हैं। प्री ट्रांजिशन मेटल्स में कोई भी लिगेंड फील्ड इफेक्ट नहीं दिखता क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं फॉर्म करते। लैंथेनॉइड्स में थोड़ा बहुत लिगेंड फील्ड इफेक्ट दिखता है बट ट्रांजिशन मेटल्स में सबसे ज्यादा लिगेंड फील्ड इफेक्ट दिखता है क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं। प्री ट्रांजिशन मेटल्स पुअर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्टीज है। लैंथेनॉइड्स में हाई कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्टी है क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन नंबर ग्रेटर देन 6 होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ट्रांजिशन मेटल में ज्यादातर 6 मैक्सिमम होता है। प्री ट्रांजिशन मेटल्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है ज्योमेट्री में। लैंथेनॉइड्स में फ्लेक्सिबिलिटी है ज्योमेट्री में बट ट्रांजिशन मेटल्स में फिक्स ज्योमेट्री होता है। प्री ट्रांजिशन मेटल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता। लैंथेनॉइड्स और ट्रांजिशन मेटल्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है क्योंकि ये दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyadout04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. और याद रखें कि आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्टडी करना और ये इतना ही पार्ट है एग्जाम में, इससे अलावा वो रिएक्शन वाला पार्ट वो एग्जाम में डिलीट हो चुका है तो आप उस पर ध्यान ना दें और इतना थियोरी पार्ट अच्छे से कर लें।
इसके अलावा भी अभी भी आपके पास कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।